नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट 3 के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के टॉपिक तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर यह चौथा और अंतिम वीडियो है जिसमें हम पारिस्थितिकी उपागम की चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी उपागम तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उपागम है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों के क्रम में यह उपागम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोक प्रशासन को तुलनात्मक आधार पर उसकी परिस्थितियों के आधार पर इसका अध्ययन करने का प्रयास करता है। यह उपागम जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके अनुसार जिस प्रकार जीव जंतु और वनस्पति अपने बाहरी वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल लेते हैं, तो वैसे ही लोक प्रशासन भी उस वातावरण से प्रभावित होता है। यद्यपि लोक प्रशासन की और की संस्थाएं और संगठन साबियाबी नहीं है, तथापि इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली अवश्य बाहरी कारणों, वातावरण से या पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। वस्तुतः प्रशासकीय व्यवस्थाओं का संचालन मनुष्यों द्वारा होता है और मानव अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित होता है। अतः प्रशासनिक तंत्र को उसके आसपास के वातावरण के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। ऐसी मान्यता इस पारिस्थितिकी उपागम की है। पारिस्थितिकी उपागम के समर्थक विद्वानों में प्रमुखतः जॉन एम गॉस, रॉबर्ट ए डाहल, रॉस्को मार्टिन तथा FW रिक्स प्रमुख हैं। पारिस्थितिकी उपागम की मूल मान्यता यही है कि प्रशासनिक व्यवहार बाहरी पर्यावरण जैसे संस्कृति, समाज, मूल्य, परंपराएं तथा समस्याएं इत्यादि इसका परिणाम है। दूसरे शब्दों में प्रशासनिक प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जो जिसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, जो निसंदेह बाहरी सामाजिक संस्कृति का ही विस्तार है। जॉन एम गॉस के अनुसार सरकारी कार्यों पर जनता, स्थान, भौतिक सुविधाओं, मूल्यों, परंपराओं तथा व्यक्तित्व इत्यादि का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अतः लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकीय कारकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण और प्रशासन आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। ये जॉन एम गॉस की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। प्रशासनिक संगठन अपने आप में स्वतंत्र चर के रूप में कार्य नहीं करते, बल्कि वे आसपास के सामाजिक संगठनों इत्यादि से प्रभावित होते हैं। अतः लोक प्रशासन में केवल संगठनों की आंतरिक संरचना, कार्य, प्रक्रिया तथा व्यवस्था को जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संगठन किस माहौल में कार्यरत है ये भी जानना उपयोगी है। और यही मान्यता ये परिस्थिति उपागम की है। केवल किसी भी प्रशासन के संगठन, उसकी संरचना को विश्लेषित करने के लिए उसके वातावरण जिसमें कि संगठन क्रियाशील है उसको भी समझना उपयोगी, आवश्यक है, अनिवार्य है। ऐसी मान्यता इस पारिस्थितिकी उपागम की है। इसी क्रम में देखिए, रॉबर्ट डाहल के अनुसार एक स्थान पर लोक प्रशासन के अध्ययन में यदि कुछ निष्कर्ष प्राप्त हों तो उसका दूसरे स्थान पर स्थित प्रशासनिक संस्थाओं का परीक्षण करके ही कुछ सिद्धांत विकसित किए जा सकते हैं। कहने का मतलब, प्रत्येक स्थान पर पारिस्थितिकी समानता एक जैसी नहीं होती, अतः इसमें प्रशासनिक सिद्धांतों का भलीभांति परीक्षण हो जाता है भिन्न भिन्न संस्कृतियों में। लोक प्रशासन में सामान्यीकरण या सामान्यीकृत नियम प्रतिपादित करने के लिए, इसकी प्रविधियों और प्रक्रियाओं के संबंध में ज्ञान का दायरा विस्तृत करने के लिए यह उपागम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। अतः प्रशासन के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भों में विश्लेषण किया जाना चाहिए या विश्लेषण होना चाहिए। इसी प्रकार के विचार W रिक्स के हैं। उनके अनुसार जिन समाजों में आदिमकालीन तथा आधुनिक दोनों प्रकार की संगठनात्मक विशेषता मिलती है, वहाँ अध्ययन की प्रवर्तित प्रणालियाँ उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि मानव और तथा प्रशासन की अपनी एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था होती है। रिक्स ने प्रशासन के संदर्भ में संकर सांस्कृतिक अध्ययनों को महत्व दिया है और नौकरशाही भी एक सामाजिक संगठन है। अतः इसका पारिस्थितिकीय अध्ययन
होना चाहिए। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से ही नौकरशाही को समझाना जाना चाहिए। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की जो प्रमुख मान्यता है, विशेषता है, उनको हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। पहला बिंदु है मानव समाज से संबद्धता या मानव समाज से संबंधित होना। लोक प्रशासन शून्य में कार्य नहीं करता, बल्कि वो समाज का एक हिस्सा है। मनुष्य समाज का एक अंग है, इसलिए उसको सामाजिक वातावरण के संदर्भ में उसको देखा जाना चाहिए। ऐसी मान्यता या विशेषता है। दूसरा बिंदु है प्रशासनिक संगठनों का वातावरणीय संबंध। जिस प्रकार मानव, जीव जंतु और वनस्पतियां अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं, वैसे ही प्रशासनिक संगठन भी संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारकों से या उसके परिवेश से प्रभावित होते हैं। तीसरी जो विशेषता है प्रशासन पर प्रभाव। प्रशासन पर बाहरी वातावरण से प्रभावित ही नहीं होता, बल्कि वो वातावरण को खुद भी प्रभावित करता है। तो परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया प्रशासन की वातावरण के साथ रहती है। अगली विशेषता है प्रशासनिक व्यवस्था की वातावरण से क्रिया, जो प्रतिक्रिया होती है वह स्वयं को प्रभावित कर रही है, बल्कि दूसरे को भी प्रभावित कर रही है। प्रशासनिक व्यवहार पर प्रभाव। अगली विशेषता प्रत्येक प्रशासनिक व्यवहार प्रशासनिक संगठनों के बाहरी वातावरण और विभिन्न कारकों से मिला जुला उसका एक परिणाम होता है। जो प्रशासनिक व्यवहार होता है वो उसके प्रशासनिक संगठन के बाहरी वातावरण और उनके कारकों का मिला जुला एक परिणाम होता है। ऐसी इसकी मान्यता है। नेक्स्ट विशेषता है देश काल और समाज के मूल्य और परंपराओं का प्रभाव। किसी भी संगठन की आंतरिक प्रशासनिक कार्य संस्कृति उस देश या समाज के मूल्यों और परंपराओं से प्रभावित रहती है। इसलिए हमें ये भी देखना चाहिए कि उस वातावरण का कैसा प्रभाव है। नेक्स्ट बिंदु है तुलनात्मक अध्ययनों पर बल। तुलनात्मक लोक प्रशासन के सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित करने के लिए उनका तुलनात्मक पारिस्थितिकी अध्ययन आवश्यक है। ये ऐसी मान्यता इस पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर की है। और अंतिम बिंदु है समाजों की आवश्यकताएं। इसके अनुसार समाजों की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो परंपरागत, आधुनिक तथा संक्रमणकालीन सभी प्रकार के समाजों को समान रूप से पाई जाती है। इसी प्रकार कुछ प्रशासनिक आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, ऐसे मानना है रिक्स का। यद्यपि ये परिस्थिति उपागम तुलनात्मक लोक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण उपागम है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ समस्या हैं, उनको हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। पहला बिंदु है मूल्यों, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को समझना कठिन। प्रत्येक शोधकर्ता सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक मूल्यों को अपनी दृष्टि से देखता है। अतः दूसरे देश की संस्कृति या सांस्कृतिक विरासत को समझना एक जटिल कार्य है। जैसे भारतीय जाति की अगर अवधारणा को प्रशासन के साथ समझना कोई आसान कार्य नहीं है, बल्कि एक सरल कार्य नहीं है, एक कठिन कार्य है। दूसरी, मानव व्यवहार का अध्ययन कठिन। कुछ आलोचक मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन या उसका विश्लेषण सरल नहीं है, बल्कि कठिन है। चूँकि मानव व्यवहार और समाज एक जटिल संरचना है, अतः अनुमान लगाना कठिन है कि सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं वो प्रशासन के द्वारा आए गए हैं या प्रशासन के द्वारा लाए गए हैं या उसके अन्य कोई कारक है। ये इसका निर्धारण भी सरल नहीं है। और अंतिम एक आलोचना है कि सामान्यीकरण की ओर ले जाना कठिन। और विश्व के सभी देशों में, यहाँ तक कि भारत जैसे देशों में कुछ मील पर या कुछ दूरी पर भाषा, बोली, संस्कृति, पानी सब बदल जाता है। वहाँ सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक संस्कृति का विश्लेषण करना जटिल एक प्रक्रिया है। अतः वहाँ सामान्यीकृत व्यवस्था लाना या सामान्यीकरण की जाना या सामान्यीकरण सिद्धांतों को स्वीकार उनकी तरफ बढ़ना कठिन है। इसलिए सामान्यीकरण की ओर जाना कठिन हो जाता है। यद्यपि उपरोक्त वर्णित सीमाएं या कमियां पारिस्थितिक उपागम की कम और उपभोगकर्ताओं की समाज की अधिक है, फिर भी यह उपागम बहुत रोचक है, उपयोगी है और मददगार है। और प्रशासनिक संगठन और प्रशासनिक तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये उपयोगी परिणाम दे सकता है। धन्यवाद।